जय हिंद। वीडियो का सेकंड पार्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वीडियो है। पीएचडी के फॉर्म आए हैं, 22 और 23 का सेशन है। 19 अगस्त लास्ट डेट है। 26 अगस्त तक लेट फीस के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। फीस है 750 रुपये की। बात करनी है आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन की, कौन से नियमों के तहत आप भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी का, किन बच्चों को नहीं देनी होगी प्रवेश परीक्षा, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, और क्या कुछ आपके पास प्रतिशत होना चाहिए ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में। एमफिल वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा, नेट जेआरएफ और गेट वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या है रिजर्वेशन की पॉलिसी, क्या होंगी छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप, और नेशनल फेलोशिप वालों को क्या मिलेगा लाभ। उन सारी चर्चाओं की हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार देखिएगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा सवाल करिएगा, और वीडियो को आंखों से नहीं कानों से देखिएगा। पहली बात, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है 3 साल का, तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 55, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या ओबीसी कैटेगरी में है। और यदि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का ही है और जनरल ओबीसी कैटेगरी में नहीं, किसी अन्य कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस भी इसमें इंक्लूडिंग है, ठीक है, तो 55 होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, पीडब्ल्यूडी है, ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर मैन हो, ट्रांसजेंडर वुमेन हो, तो आपके 50% नंबर होने ज़रूरी है यदि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है। दूसरी कंडीशन, यदि आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है, यदि आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है, तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम परसेंटेज है 75% होना चाहिए। उससे कम यदि है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन में स्पष्ट कर दिया गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए 2 साल का है, तो आपका मास्टर्स में परसेंटेज होना चाहिए 55, जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। दूसरी कंडीशन, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और टीजी कम्युनिटी में आते हैं, तो आपका 55 की जगह 50% उससे ज़्यादा का अंक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, तो भी आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में काउंट होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 विश्वविद्यालय भारत में ऐसे हैं, एक है जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कुछ लोग इग्नू को भी इसमें जोड़ देते हैं। इनका नियम ये है कि जो बच्चे अदर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, और ओबीसी का रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाता है। तो इस नियम को लेकर वेबसाइट पर जो ऑर्डिनेंस है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और जो न्यू ऑर्डिनेंस है 2022 का पीएचडी का, जिसको हम अध्यादेश बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे पीएचडी के इस नए सत्र पे। ठीक है, पुनः विषय पर आते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन पीजी मान लीजिए 1 साल का है, क्योंकि जब से ये एजुकेशन पॉलिसी का एनईपी का नया जिन निकला है ना बूटी में से, जो प्रधान जी निकाल कर, निशंक जी निकाल कर चले गए हैं, और प्रधान जी जिसको परोस रहे हैं पूरे देश में, अब शब्द ना निकले तो भाषा की तमीज का लेक्चर मत दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिनका मास्टर्स 1 साल का है, ध्यान से सुनिएगा, उनका सीजीपीए भी 7.5 से कम नहीं होना चाहिए अप्लाई करते वक्त में। अगर आपका मास्टर्स 1 साल या 2 सेमेस्टर का है, तो आपका सीजीपीए 7.5 से कम नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनका 6.8 होना चाहिए। इसका ख्याल रखिएगा, इससे कम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिनका 2 साल का है, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे एमफिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस आपको 3 या 5 नंबर इंटरव्यू से पहले एपीआई के स्कोर के दे दिए जाएंगे। हो सकता है 3 से कम, 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा। एमफिल वाले को यही फ़ायदा होगा, लेकिन एमफिल वालों को भी प्रवेश परीक्षा देनी होगी, यही नियम कहता है। अगला नियम क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। सीजीपीए के अलावा एक और पॉइंट चलता है ना, कई जगह ग्रेड चलता है ना, ग्रेड चलता है। उस ग्रेड का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जो खासकर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, क्योंकि वहाँ आपको गेट वाला जो स्कोर है वो देना पड़ेगा, और वो ग्रेड में मान्य नहीं होगा, परसेंटेज में ही मान्य है, और परसेंटाइल में भी मान्य नहीं होगा। परसेंटेज अलग चीज़ है, परसेंटाइल अलग चीज़ है, ग्रेड अलग चीज़ है, सीजीपीए अलग चीज़ है। और ये भी जिन 2016 में निकाला गया था,
2016 के शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? अगर मालूम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई लेडीज़ नहीं थी, ठीक है। आगे चलते हैं नियमों पे। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में टीचर्स को रखा गया है, लेकिन उसकी भी 2 कैटेगरी बताई गई है। हाँ, 2 कैटेगरी हैं, प्रोफेसर की बनाई गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की और गेस्ट फैकल्टी की। लेकिन उसके अंदर भी कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं ऐसी हैं कि जो टीचर कहीं पर पार्ट टाइम माध्यम से हैं, पार्ट टाइम माध्यम से टीचिंग कर रहे हैं, उसको उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। जो टीचर कहीं परमानेंट फैकल्टी में है या रेगुलर फैकल्टी में है, चाहे गेस्ट में हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वही इसमें एलिजिबल है पीएचडी के लिए अप्लाई करने के, और उनको प्रवेश परीक्षा से भी एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। एक नियम और कहता है, ऐसे आवेदनकर्ता एप्लीकेंट जो कहीं किसी पर पीआरटी, जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं, जिनका एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जिन्होंने बीएलएड किया होता है, डाइट किया होता है, जेबीटी किया, इस प्रकार के शिक्षक संस्थानों से निकले हुए विद्यार्थी हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, मैन हो, वुमेन हो, टीजी हो, उनको भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको एग्जम्पशन नहीं दिया गया है प्रवेश परीक्षा से, इसका ख्याल रखिएगा। नॉन टीचिंग, ऐसे आवेदनकर्ता जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही कहीं ना कहीं किसी कार्यालय में, किसी के अंडर में एज एसोसिएट में कहीं काम कर रहे हैं, नॉन टीचिंग में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास एनओसी लेटर होना चाहिए आवेदन करते वक्त में या फिर इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है। अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहे हैं, पीएचडी के ऑर्डिनेंस और नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई हैं। दोनों को थोड़ा सा आरएनडी करेंगे, आरएनडी करने की आदत डालिए, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, थोड़ा करिए, आपको थोड़ा सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि आप रिसर्चर होने जा रहे हैं। और रिसर्चर का एक पॉइंट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, होता है ना, साहित्यिक पुनर्समीक्षा। अगर आप इस चीज़ को पहले से करके रखेंगे एज आ एप्लीकेंट, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा डीआरसी में, कोर्स वर्क में और रिसर्च वाले एप्टीट्यूड वाले पेपर में उसको सॉल्व करने में, ठीक है। हाँ, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीईईडी, जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास करा है या क्वालिफाई करे हैं, उनमें से किसी को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा आपने कोई नेशनल फेलोशिप या कोई नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त कर रखी है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। एग्जाम्पल, आपके पास आईसीपीआर, आईसीएमआर, आईसीएचआर, एमएनएफ, आरजेएनएफ, ये लिखा नहीं है नोटिस में, एक शब्द लिख दिया है नेशनल फेलोशिप, उसमें ये सभी आती हैं। लगभग 27 या 32 के आसपास अराउंड में लिस्ट है यूजीसी की जो ये फेलोशिप देता है, कुछ का ही इसमें जिक्र है, ठीक है ना। इन सभी बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा जो बच्चे माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, खासकर उनके लिए जो एमएनएफ बनाया गया है, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, अगर आपके पास वो भी है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। तीसरी चीज़, आप एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफएसटी, एनएफपीडब्ल्यूडी कैटेगरी की परीक्षा पास कर चुके हैं तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। परसेंटेज आपका कुछ भी रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा सभी को प्रवेश परीक्षा देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। और आपका दारोमदार सब कुछ सिलेक्शन का 3 चीज़ पर टिका हुआ है। आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, आपका पावर पॉइंट जिसको हम शैली प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, और तीसरा आपका साक्षात सनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, एसओपी, जो भी समझना है समझ लीजिए। बनाने में तकलीफ हो, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो के लिंक दिए हैं, दोनों को 3 वीडियो के लिंक है, तीनों को देख लीजिएगा। पीपीटी कैसे बनाते हैं, एसओपी कैसे बनाते हैं, सनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी का मुझे ए भी नहीं आता है। तीसरी चीज़, इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, एंट्रेंस भी ऑफलाइन होगा। इंटरव्यू भी ऑफलाइन होगा, एंट्रेंस भी ऑफलाइन होगा, और इंटरव्यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही होगा। एंट्रेंस हो सकता है कुछ स्टेट्स में इसके सेंटर बना दिए जाएं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे खासकर, साउथ इंडिया के बच्चे खासकर, लद्दाख, जम्मू, लेह के बच्चे के आसपास ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना करना पड़े तो स्टेट लेवल पे कुछ सेंटर बनाए जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ कितने सेंटर हैं ये तो आपको प्रोस्पेक्टस जब आएगा डिटेल में तब मालूम चलेगा, या फिर जब फॉर्म भरेंगे हो सकता है तब मालूम चल जाए, तो एडमिट कार्ड से मालूम तो चल ही जाएगा। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा होगी सीबीटी मोड पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू सवाल आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सभी पाठ्यक्रम का सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और जो बच्चे लैंग्वेज के हैं ध्यान से सुनिएगा, आपका पेपर आपकी अपनी ही भाषा में आएगा।
संस्कृत का संस्कृत में, तमिल का तमिल में, इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में, और स्पेनिश भी है शायद, उसका स्पेनिश में आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। इसका ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का। जो बच्चे सोशल साइंस के हैं उनका पेपर इंग्लिश में आएगा, केवल जेएनयू हैदराबाद की तरह। ठीक है, सोशल साइंस पेपर इंग्लिश में आएगा, साइंस ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, क्योंकि इतना कमज़ोर है भारत का अनुवाद तंत्र कि आज तक अनुवाद नहीं कर पाया अच्छे से पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों और प्रश्न पत्रों का। कमेंट करके जो गालियां देनी है दे लीजिए अनुवाद परिषद को, वो गांधी जी के चौथे बंदर बन चुके हैं। चौथे बंदर मतलब हाथ में मोबाइल वाला, फ़ोन वाला, ठेंगे वाला। ठीक है, प्रवेश परीक्षा ये होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके होंगे रिसर्च सॉरी एप्टीट्यूड से होंगे। नॉट ओनली रिसर्च, इसमें रिसर्च भी होगा, इसमें एप्टीट्यूड भी होगा, रीजनिंग भी होगा, लॉजिक भी होगा, जीके और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हद तक कंप्यूटर और लैंग्वेज इसमें पूछी जा सकती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई होंगे, जिस भी विषय से आपने भरा होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और पीएचडी का ऑर्डिनेंस इसमें दिया है चैप्टर नंबर 25, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये एकेडमिक काउंसिल को लेकर, वैसे तो आफ्टर कोर्स वर्क के बिफोर कोर्स वर्क से पहले का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें अगर एडवांस में दिया गया है बोल्ड अक्षरों में, तो कुछ तो बात रही होगी इस नोटिस को देने की। तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपने सुनने की कोशिश जरूर की होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और उम्मीदों को तोड़ना तो काम ही होता है मानव का। तो अपने सवाल भेजिएगा, सुझाव भेजिएगा, शिकायत भेजिएगा, और कोई सलाह हो तो ज़रूर भेजिएगा। आपने मुझे बर्दाश्त किया, आपने इंटरनेट का डेटा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जेएनयू के नए बवंडर का वेट कीजिएगा, 2-3 दिन में नया वीडियो आपको मिलेगा। और ड्यू ने जो सपोर्ट किया है उसकी भी बात करेंगे, और रिसर्च में क्या कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए भी एक जल्दी सीरीज़ मिलेगी आपको 7 वीडियो की, उसका वेट कीजिएगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार, प्रकृति, पुस्तक और शिक्षक का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम, वंदे मातरम।